सिल्वर वेडिंग। आज हम मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सिल्वर वेडिंग का अध्ययन करेंगे। सिल्वर वेडिंग कहानी एक लंबी कहानी है और विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसके 25 पृष्ठ देख करके छोड़ देते हैं कि इतनी लंबी कहानी को कौन पढ़ेगा। तो मैं इस पूरी कहानी को 10 से 12 मिनट के बीच में उसका पूरा संक्षिप्त में सार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि मनोहर श्याम जोशी हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत खूबसूरत लिखने वाले लेखकों में से एक हैं। इनका जन्म 1933 में कुमाऊं क्षेत्र में हुआ था और 2006 तक उनका जीवन काल रहा है। दूरदर्शन पर हम लोग नाम का एक धारावाहिक आता था, जो दूरदर्शन का पहला धारावाहिक है, वो इन्हीं का लिखा हुआ है। और ये पटकथा लेखक भी हैं। हिंदी की 1 दर्जन से भी ज़्यादा फिल्मों की कहानियाँ भी इन्होंने लिखी हैं और कई प्रसिद्ध समाचार पत्रों के संपादक भी रहे हैं। ये तो लेखक के बारे में है। अब है सिल्वर वेडिंग, मनोहर श्याम जोशी जी की जो कहानी है। सिल्वर वेडिंग का मतलब होता है किसी की भी शादी के 25 साल पूरे होने के बाद में उससे शादी के 25वें वर्ष को एक समारोह के रूप में मनाना सिल्वर वेडिंग कहलाता है। तो इस पूरी कहानी का जो मुख्य नायक है वो यशोधर पंत है। पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि यशोधर पंत जो हैं वो अल्मोड़ा के रहने वाले, कुमाऊं क्षेत्र के रहने वाले एक छोटे से गांव के में इनका जन्म हुआ था और इनकी मां की मृत्यु के बाद में ये अपनी बुआ के पास में आकर के रहने लग गए थे। तो पहले माँ के पास में रहे, उसके बाद में बुआ जी के पास में रहने लग गए और रैम से स्कूल से उन्होंने मैट्रिक पास की थी। उसके बाद में 10वीं पास करने के बाद में वो गांव से और दिल्ली आए। जब वो दिल्ली आए तो उनकी मुलाकात, उनका परिचय कि कृष्णानंद, जिनको किसंदा नाम है इस कहानी में, किसंदा नाम के एक व्यक्ति से होती है। वो भी उन्हीं के क्षेत्र थे और किसंदा कंवारे व्यक्ति थे। वो लोगों की सहायता करना, कुमाऊं क्षेत्र से जो भी युवा लोग आते थे उनके हर प्रकार से जितनी सहायता होती थी उनको कि वो सहायता करता था, उनको खाना पीना रहने की व्यवस्थाएं देता था। इसी प्रकार से किसंदा के पास में जब यशोधर पंत आते हैं तो यशोधर पंत को शुरुआत में तो वो अपने कमरे पर रखते हैं कि सरकारी नौकरी में तेरे को लगवा दूं। उस टाइम में 10th क्लास पास है, मगर उनकी उम्र कम थी। तो उन्होंने कहा कि जब तक तेरी उम्र 18 साल की होती है तब तक आपको मेरे कमरे में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने एक रसोई के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। तो यशोधर बाबू एक रसोई के रूप में कार्य करते हैं किसंदा के पास में आकर के। कृष्णानंद का नाम किसंदा है और उसके बाद में इन्हीं की कृपा से वो उनके कार्यालय में नौकरी लग जाते हैं और एक सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं। तो नौकरी के पहले वो और नौकरी के बाद वो किसंदा को ही अपना आदर्श पुरुष मानते हैं और किसंदा जो है वो उनके पट शिष्य थे, बहुत ही प्रिय शिष्य भी थे। और सुबह शाम उनको से मिलना, उनके आदर्शों पे चलना, उनकी बातों को अपनाना, कि वो सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना, सुबह सैर करना या ध्यान लगाना, पूजा पाठ करना, ये सारी बातें जो थी किसंदा से ही यशोधर पंत ने सीखी थी। और यशोधर पंत कहा करते थे कि मूर्ख लोग जो हैं, यशोधर पंत ने सीखा था किसंदा से कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और समझदार लोग उसमें रहते हैं। उनका मानना था कि जब तक सरकारी नौकरी है सरकारी क्वार्टर में रहना चाहिए और उसके बाद में जब नौकरी से हम रिटायरमेंट हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो पुश्तैनी पुराने मकान है उनकी मरम्मत करवा करके हमें रहना चाहिए। ठीक है। किसंदा ने विवाह नहीं किया था और वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद में क्या, उनकी जान पहचान के किसी भी व्यक्ति ने उनका साथ नहीं दिया, किसी ने भी उनको ऑफर नहीं दिया कि हमारे साथ आप रह जाइए, और वो अपने गांव जाकर के रहने लग जाते हैं। ठीक है। अब 25वीं वर्ष गांठ कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि यशोधर बाबू एक सेक्शन ऑफिसर थे और अपने कार्यालय में बैठे हैं। शाम को 5:25 हुए हैं और 5:25 हुए तो कार्यालय के ही एक चड्ढा नाम के बाबू ने कहा कि आपके चुने जाने में क्या समय हो गया है। यशोधर बाबू से पूछते हैं तो कहते हैं मेरे में 5:30 हो गए हैं। मैं प्रतिदिन समाचार सुनता हूँ तो समाचारों से ही मेरी घड़ी को मिलाया करता हूँ। तो कहते हैं इस चूनेदानी को बदल लो, अब तो चूनेदानी को
ये बहुत पुरानी घड़ी है। तो कहते हैं मैं ये घड़ी भाई कैसे बदल लूँ, मेरे शादी में मेरे को एक घड़ी मिली थी, ये भी हमारी तरह से बहुत पुरानी है पर समय बिल्कुल सही देती है। तो उनसे पूछते हैं कि आपकी शादी कब हुई थी? तो शादी के लिए जब पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरा विवाह तो 6 फरवरी 1947 में हुआ था। तो दूसरे मेनन नाम का सहकर्मी है, वो हिसाब लगाने के बाद में बताते हैं और उनको बधाई देते हैं कि आपकी तो सिल्वर वेडिंग है, बहुत बहुत बधाई हो। तो मन ही मन वो मुस्कुराते हैं यशोधर बाबू और झेपते भी हैं कि शादी के साल 25वीं वर्षगांठ है आज मेरी। फिर कहते हैं अरे ये तो अंग्रेज और साहब लोगों के चौंसले हैं, शादी की सालगिरह मनाना, सिल्वर वेडिंग मनाना ये तो भारतीय परंपरा के विरुद्ध है, ठीक नहीं है। मगर साथ के लोगों ने थोड़ा आग्रह किया, तो आग्रह करने पर क्या है, और आज चाय, लड्डू और नमकीन आदि की पार्टी हो जानी चाहिए। वो मना नहीं कर सके और एक 10 का नोट निकाल करके दे दिया। यशोधर बाबू क्या है कि हमेशा ही अपने जेब में 100-150 रुपये रखते थे, हालांकि उनका खर्चा कुछ नहीं था। 10 रुपये दिए तो बाकी लोगों ने कहा कि नहीं इससे तो काम नहीं चलने वाला, तो 10-10 की 2 नोट निकाले, कुल 30 रुपये हो गए। बाकी लोगों ने पार्टी की और कहा कि आप भी ठहरिए। सबके आग्रह करने के बावजूद भी यशोधर बाबू जो है अपने ही सिल्वर वेडिंग की पार्टी में कार्यालय में शामिल नहीं होते हैं और वो उनको 30 रुपये देकर के वहां से निकल जाते हैं। तो पहले हिस्से में की कहानी का जो पहला हिस्सा है वो कार्यालय में है, यहाँ से सिल्वर उनकी शादी के बारे में पता लगता है। और इस पूरी कहानी में ये 2 सेंटेंस, 2 वाक्य, जो हुआ होगा, इसका मतलब होता है यथास्थिति को स्वीकार कर लेना, और दूसरा है somehow improper, कि ये कैसे उचित हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, निर्णय की स्थिति। ये दोनों वाक्य इस पूरी कहानी में 10 बार से भी ज्यादा यूज होते हैं और ये अनिर्णय की स्थिति और यथास्थिति को स्वीकार करने की दशा को दर्शाते हैं। यहाँ कार्यालय में जब पार्टी चल रही होती है उस वक्त यशोधर बाबू निकल जाते हैं और 5 बजे ऑफिस के बंद हो जाने के बाद वो अपने घर 8 बजे पहुंचते हैं। इसके पीछे कारण ये कि आजकल कुछ दिनों से उनकी पत्नी के साथ में और बच्चों के साथ में यशोधर बाबू के विचार मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि यशोधर बाबू जो थे वो पुरानी परंपराओं को मानने वाले व्यक्ति थे, पुराने रीति रिवाज को मानने वाले थे, पुराने मानवीय मूल्यों को मानने वाले थे, रिश्ते नाते सबके सुख दुख में शामिल होने वो अपना फर्ज और अपना धर्म समझते थे। जबकि नए जमाने के जो लड़के हैं, नए जमाने की जो पीढ़ी है, वो इन चीज़ों को बदल मानती है कि क्या पुराने रिश्तों को समेटना है, इसमें कितना समय खराब होता है, कितना समय बर्बाद होता है और कितने ही पैसे खर्च हो जाते हैं। रिश्ते क्या है, अपने प्रोग्रेस से अपने करियर को देखना चाहिए। तो एक तरफ नई पीढ़ी जो है अपने ढंग से सोचती है, एक तरफ यशोधर बाबू हैं अपने ढंग से सोचते हैं। इनकी पत्नी जो है वो सांस्कारिक रूप से मॉडर्न नहीं है, आधुनिक नहीं है, मगर इस कहानी में वो एक दबी हुई नारी के रूप में है। वो उसकी आकांक्षाएं हैं आधुनिक दिखना और उनकी आकांक्षाएं हैं पुरानी परंपराओं को छोड़ना। बस इन्हीं ऐसी विचारधारा के कारण से यशोधर बाबू का पुराने तरीके से रहना, पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना, ध्यान लगाना, इन सब बातों को उनके बच्चे और पत्नी विरोध करते हैं और ये कहते हैं अभी थोड़ी बूढ़े हो गए, आप तो बूढ़ों जैसे चौंसले करते हो। इनकी पत्नी जो है इस उम्र में भी, जब उनके 3 लड़के हैं, एक बड़ा लड़का भूषण है, एक विज्ञापन कंपनी में अभी नौकरी लगा है और शुरुआत में उनकी 1500 रुपये तनख्वाह हो गई है और उस जमाने में 1500 रुपये बहुत ज़्यादा तनख्वाह होती थी। एक यशोधर बाबू का बेटा है, वो IAS की तैयारी कर रहा है और वो अलाइड में नहीं जाना चाहता। एक बेटा स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका चला गया है। बेटी है वो भी बिल्कुल मॉडर्न है, जींस पहनती है, टॉपर पहनती है और शादी नहीं करने की धमकी देती है, क्योंकि उस जमाने में तो शादी जल्दी ही हो जाती थी। मगर इनकी बेटी शादी भी नहीं करना चाहती जल्दी और घर वालों को बार बार धमकी देती है कि नहीं मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली जाऊंगी। तो पत्नी, बेटी, बेटे ये मॉडर्न है, इनके विचार अलग हैं, वो वेस्टर्न रीति रिवाज को मानने वाले हैं। पंत जी हैं अपनी परंपराओं से बंधे हुए हैं। और आप देखिए जहां 2 विचारधाराएं आपस में खींचतान होती है, खींचतान में तो टूटने की स्थिति आ जाती है। और ऐसी स्थिति के कारण से, वैचारिक मतभेद के कारण से 5 बजे छुट्टी होने के बावजूद भी
यशोधर पंत जो हैं 8 बजे से पहले घर कभी नहीं पहुंचते। आज भी वो रास्ते में चल रहे हैं और ऑफिस से निकलने के बाद में वो बिड़ला मंदिर जाते हैं, वहाँ पर पूजा ध्यान करते हैं, रास्ते में ही सब्जी खरीद लेते हैं, बाजार में से कुछ लेना होता है ले जाते हैं, और कुछ मिलने जुलने वाले व्यक्ति होते हैं उनसे भी वो इसी वक्त मिल लेते हैं। उसके बाद में सीधे घर जाते हैं और घर जाने के बाद में भी ध्यान करते हैं, संध्या ध्यान करते हैं, 9-10 बजे तक खाना खाकर सीधे सोते हैं। घर वालों से उनकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। तो घर में सम्मान नहीं मिलना, एक व्यक्ति खुद कमा रहा है, नौकरी करता है और खुद के ही घर वाले उनकी उपेक्षाएं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में व्यक्ति तनाव में जीता है। तो यहाँ पर 2 स्थितियां हैं कि यशोधर बाबू अपने आप को नई विचारधारा के अनुरूप नहीं ढाल पा रहे हैं, तो उनकी द्वंद्वता का, उनकी दुखी रहने का एक कारण ये भी है। अब जब वो रास्ते में चल रहे होते हैं तो रास्ते में एक बहुमंजिला इमारत की तरफ उनका ध्यान जाता है कि 6 मंजिल की एक इमारत है। कभी इस इमारत के पास में 3 बेडरूम वाला कमरा था जिसमें किशनदा रहा करते थे। किशनदा यशोधर पंत के लिए एक आदर्श पुरुष थे, उनके लिए एक देवता थे, क्योंकि उन्हीं की वजह से नौकरी लगी थी और उनके जीवन में जितने भी आदतें हैं, जितने भी आदर्श हैं, जितने भी नियम कानून कायदे सीखे हैं, सारे की सारी बातें किशनदा से ही सीखे थे। किशनदा की याद उनको आती है, सोचते हैं कि उनके किसी दूर के व्यक्ति से ही मालूम चलता है कि किशनदा इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में जब वो घर गए थे तो किसी भी व्यक्ति ने उनको अपने क्वार्टर में रखने का ऑफर नहीं दिया। यहाँ तक कि यशोधर बाबू भी अपने गुरु को पास में नहीं रख सके क्योंकि बीवी बच्चे थे, क्वार्टर छोटा था। तो सोचते हैं कि कैसे मर गए होंगे, फिर खुद का जवाब खुद ही देखते हैं, जो भी हुआ होगा कैसे मर गए होंगे। फिर एक बात ये सोचते हैं कि किशनदा ने शादी नहीं करके बहुत बड़ी गलती की होगी, काश उनका विवाह हुआ होता तो शादी रिटायरमेंट के 1 साल बाद ही थोड़ी मर जाते। तो उनके बारे में विचारों का जो द्वंद्व उनके मस्तिष्क में चलता है तो वो खोए खोए से आगे बढ़ते हैं। उस 3 कमरों वाले क्वार्टर की जगह 6 मंजिल का एक बहुत बड़ी इमारत बन जाना, वो भी उनको इम्प्रॉपर महसूस होते कि नहीं, कि आधुनिकता इतनी बड़ी मंजिलें बनना ये भी अनुचित ही है। फिर उनको याद आते हैं कि किशनदा किस प्रकार से कुमाऊं क्षेत्र से आने वाले लड़कों को अपने पास रखते थे, किस प्रकार से रामलीला वालों को अपने क्वार्टर दे देते थे, समाज का कोई भी कार्य होता था वो उसमें आगे बढ़ करके सबका सहयोग करते थे, और एक बड़े व्यक्ति, एक मार्गदर्शक की तरह से हर बात उन्होंने यशोधर पंत को भी सिखाई है। तो यशोधर पंत उनको अभी भी, उनकी मृत्यु के बाद में भी अपने जीवन का आदर्श पुरुष उन्हीं को मानते हैं, और वो धीरे धीरे आगे जब बढ़ रहे होते हैं अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते हैं तो दूर से ही देख करके यशोधर बाबू जो है उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। जिस क्वार्टर पर वाईडी पंत लिखा है, यशोधर पंत लिखा है, कि क्वार्टर तो मेरा ही है, पर यहाँ तो झालर लगी हुई हैं, फरियाँ लगी हुई हैं, गुब्बारे जो हैं वो टके हुए हैं, रोशनी सजी हुई है, बहुत से लोग हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ मेहमान आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, बिल्कुल अलग माहौल था कि बहुत बड़ी पार्टी का साथ। फिर देखा नहीं, क्वार्टर तो मेरा ही है। वो घर में घुसते हैं तो उनका बड़ा बेटा जो अपने साहब को विदा दे रहा था उस वक्त, तो उस वक्त थोड़ा सा विरोध करते हुए उनको उल्हाना देते हैं कि बाबा आज तो आपकी शादी की 25वीं वर्षगांठ है, सिल्वर वेडिंग है, आज भी आप 8:30 बजे घर आए, आज तो आपको जल्दी आना चाहिए था। तो वो थोड़ा सा लोगों को देख करके मुस्कुराते हैं और कहते हैं अपने यहाँ कब से सिल्वर वेडिंग होने लग गई। तो उनके भांजा था दूर के रिश्ते, उन्होंने कहा कि जब से आपका बेटा 1500 रुपये कमाने लगा है ना, तभी से सिल्वर वेडिंग होने लगी है। फिर भूषण जो बड़ा बेटा है वो मेहमानों से उनका परिचय करवाता है, और वो भी सब मेहमानों से हाथ मिलाते हैं, इंग्लिश का सेंटेंस बोलते हैं, और वो कहते हैं कि भाई किशनदा कहा करते थे चाहे रहो किसी भी ढंग से, आना सब कुछ चाहिए। तो औपचारिकताएं सब करते हैं, हाथ मिलाते हैं, और उसके बाद में अपने बेटी पर और पत्नी पर नजर जाती है। तो उनकी पत्नी ने अपने होठों को लाल कर रखा था, बालों में खिजाब लगा रखा था, ऊंची एड़ी की सैंडल पहन रखी थी,
ब्लाउज था वो हाथ स्लीव का था, तो उनको बिल्कुल अनुचित सा लगा। ये कहा कि हाउ इम्प्रॉपर, कितना ये तो बिल्कुल अनुचित सा है। फिर अपने बेटी को देखते हैं तो वो उन्होंने जींस पहन रखा था टॉपर, तो उनको वो बात भी बिल्कुल अनुचित लगती है, ठीक नहीं लगता। पर वो लोगों के बीच में ना बेटे को कुछ बोले, ना पत्नी को कुछ कहा, और न ही अपनी पत्नी से कुछ कहा। और बेटी के आग्रह करने पर उस जगह जाकर के खड़े हो गए जहाँ केक पड़ा था, और केक को उन्होंने काट दिया। सब लोगों ने उनको बधाइयाँ दी शादी की सालगिरह की, उन्होंने सबको धन्यवाद दिया। बहुत से लोग थे, उनके लिए बहुत से गिफ्ट लेकर के आए थे, मगर उनकी बेटे ने सबके गिफ्ट लिए, उन्होंने उनको हाथ नहीं लगाया। और सब केक काटने के बाद में केक तो उन्होंने काट दिया, पर कहा कि मैं इसे नहीं खाऊंगा क्योंकि इसमें अंडा मिला हुआ है, और यशोधर बाबू शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हैं। तो फिर वो संध्या का ध्यान करके पूजा पाठ के बहाने से अपने पूजा वाले कमरे में चले जाते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो लोग मेहमान आए हैं वो सबके सब निकल जाएं तो अच्छा है। और पूजा के बहाने में जब वो पूजा पर बैठते हैं तो पूजा पाठ में उनका ध्यान नहीं आता है, लगता नहीं है। उनके ध्यान में फिर से वो ही किसंदा घूमने लग जाते हैं। इससे पहले वो जब बिरला मंदिर में गए थे तब भी उनका ध्यान पूजा पाठ में आज लगा नहीं था। पूजा पाठ में जनार्दन नाम का एक शब्द आया था, तो उनको अपने जीजा की याद आ गई जिनका नाम जनार्दन था, और उनके जीजा जनार्दन आजकल बीमार हैं। एक पत्र से मालूम चला कि जनार्दन जी की तबीयत ठीक नहीं है। वो उनसे मिलने के लिए अहमदाबाद जाने का मन ही मन विचार करते हैं कि अहमदाबाद जाकर के मुझे उनसे मिलना चाहिए, पर दूसरी तरफ सोचते नहीं, उनकी पत्नी और उनके बच्चे तो इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि छुट्टी खराब की जाए, इतने पैसे खर्च किए जाएं। तो वो वहाँ भी उनका ध्यान नहीं लगा, और घर में भी जब वो आज पूजा पाठ कर रहे हैं तो उन्हीं ख्यालों में खोए रहते हैं और किसंदा के बारे में सोचते हैं। तो इतने में उनकी पत्नी आती है, बीच में झिड़कती है, क्या पूजा में ही बैठे रहोगे, बाहर नहीं चलना। तब वो वहाँ से खड़े होते हैं किसंदा यशोधर बाबू, और एक लाल रंग के गमछे में तौलिया अपने लपेट करके और बैठक में यूं ही चले आते हैं। बेटी ने फिर उनको टोक दिया कि आप तो तौलिया बांध करके आ गए, अपने पापा से बोलते हैं, अपने पिताजी से बोलते हैं। तो बेटी का इस प्रकार से टोकना उनको अच्छा नहीं लगा, और उसने कहा कि देखो मेरा तौलिया तो ठीक है जैसा भी है, पर आपने जींस पहन रखा है, ये क्या ठीक है, ये टोफर पहन रखे ये क्या ठीक है। वो उनको सब समहाउ इम्प्रॉपर लग रहे थे, पर विरोध करने पर सब लोग एक तरफ थे। पत्नी जो थी उनका भी, वो भी उनसे आजकल विचार बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि उनका मानना है कि मैं संयुक्त परिवार में जब रहा करते थे तो मेरी बात चलती नहीं थी, सब घर वालों की चला करती थी, अब मैं दबाव में नहीं रहती। तो न पत्नी न बच्चे न बेटे, सबके सब एक तरफ, वो एक तरफ। अब उनकी बेटे उनको बोलते हैं कि जो देखो कितने गिफ्ट मिले हैं आपको, इनको खोलिए। तो कहते नहीं, आप भी खोलिए, आप इनको यूज कीजिए, ये जो जितने उपहार हैं मुझे इनकी जरूरत नहीं है। फिर उनकी बेटी एक अपने पिता के लिए एक सफेद पाजामा, कुर्ता पाजामा लेकर के आती हैं, और भूषण जो है वो एक गाउन लेकर के आते हैं और कहते हैं कि लीजिए ये आपकी गिफ्ट है, आप एक फटा सा पुलोवर यानी पाजामा पहन करके सुबह दूध लाने के लिए जाया करते हैं, कल से ये पहन करके जाएंगे। ये बात कहीं ना कहीं यशोधर बाबू को चुभ गई कि मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, और ये ऊपर से ये कह रहे हैं कि सुबह दूध लाने के लिए जाओ तो ये पाजामा पहन करके जाया करो। ये भी कह सकते थे कि दूध हम लाया करें, आप इन पाजामा को पहनिए, घूमा कीजिए। वो मन में ही मन ये सोचते हैं कि मैं घर का सबसे सीनियर व्यक्ति हूँ, मुझे रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, मेरे बच्चे मेरे कहे अनुसार चलने चाहिए, हर बात में मेरी राय माननी चाहिए। और मन में सोच रहे हैं कि मेरी ही शादी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और सुबह तक मुझे इस बात की सूचना ही नहीं है। तो अपने मन में एक घुटन है, एक एकाकीपन है, एक तनाव है, एक दबाव है, और ऐसी स्थिति में यशोधर बाबू जी रहे हैं। दूसरी तरफ नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो पुरानी पीढ़ी पर निर्भर नहीं है। इनका बेटा जो IAS की तैयारी में एलाइड को ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने आत्मविश्वास ज़्यादा है उसमें, और वो सोच रहा है कि हम कर लें। बेटी वो डॉक्टरी के लिए अमेरिका जाना चाहती है। एक बेटा इनका अभी विज्ञापन कंपनी में नौकरी लग गया है, एक बेटा अमेरिका जा चुका है। तो अपने बेटे, अपने संतान की प्रगति से यशोधर बाबू खुश तो हैं, मन ही मन खुश तो होते हैं, मगर उनके संस्कारों को देख करके दूसरी तरफ उसको बहुत बड़ा दुख भी है। तो इस प्रकार से ये पूरी कहानी
दो पीढ़ियों के बीच के अंतराल की है। पूरी कहानी में दो सेंटेंस जो हुआ होगा समहाउ इम्प्रॉपर, ये दोनों वाक्य बीच में बार बार आते रहते हैं। पूरी कहानी यशोधर बाबू के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो आशा करते हैं निश्चित रूप से आपको समझ आएगी।